हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका प्रगति चैनल पे। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी की थ्योरी क्लासेस। इससे पहले की क्लासेस में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने पिछले क्लासेस में NCERT क्लास 6 की हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट पढ़ा था। सारे चैप्टर को हमने देखे थे बहुत ही अच्छे से। तो आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर सीटेट सितंबर 2024 की SST की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के ज्योग्राफी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको सीटेट में ज्योग्राफी के एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे NCERT बेस्ड होते हैं। अगर आप इन तीनों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की NCERT क्लास 6, 7 और 8 कर लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछता है सीटेट। ये सीटेट का पैटर्न रहा है अभी तक का, और आप PYQ क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा और एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता चल जाएगा। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी की क्लासेस। तो सबसे पहले हम आज का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें हमारे पास लगभग 8 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, तीसरा है पृथ्वी की गतियाँ, चौथा है मानचित्र, पांचवा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, छठा है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, सातवां है हमारा देश भारत, आठवां चैप्टर है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा प्राणी। आज हम पहले चैप्टर को देखने वाले हैं जो कि है सौरमंडल में पृथ्वी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछला जो हम लोग क्लासेस किए थे तो उसमें हमने PDF से पढ़ाया हुआ था, क्योंकि हिस्ट्री का अगर बुक आप देखिएगा तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हुई है जो छात्र और स्टूडेंट के बीच कराई जाती है, जिससे कि छात्र रियल लाइफ से उसको जोड़ करके वो समझ पाए, उदाहरण से उन्हें समझाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा उसमें दी हुई थी हिस्ट्री के बुक में, तो इसलिए हमने इम्पॉर्टेंट पार्ट्स का PDF बनाया था जो कि हमारे काम का हो। उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारी काम की नहीं थी, इसलिए हमने उसको PDF के माध्यम से पढ़ाया था आपको। लेकिन अगर बात की जाए ज्योग्राफी की तो इसमें सारे पॉइंट्स फैक्ट हैं, सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ भी नहीं था जिसको छांटा जा सके और इसका स्पेशल PDF बनाया जा सके। हमने बुक में ही सारा आपको जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे, सारे हमने हाईलाइट कर दिए हैं जिससे आपको बेहतर समझाया जा सके। और अगर आप भी चाहते हैं इसका PDF बनाना, इसका नोट्स बनाना, तो आप सब भी कॉपी और कलम लेकर के साथ साथ बैठें और क्लासेस को देखें। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे सारे आप नोट करते चले और अपनी नोट्स की भी तैयारी करते चले। इसको जितना हो सके शॉर्ट्स में आप नोट्स बना सकते हैं ताकि लास्ट टाइम में रिवीजन में बहुत ही आपको हेल्प करेगा और बहुत ही ज़्यादा आपके काम की होगी। लास्ट टाइम में क्या होता है कि हमारे पास इतने टाइम नहीं होते हैं कि हम फिर से चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ या इसको देख पाएँ, क्योंकि NCERT की अगर बुक की बात करिएगा तो क्लास 6, 7, 8 अगर तीनों सब्जेक्ट की बात कर लीजिएगा तो कंप्लीट 9 बुक हो जा रही हैं, लगभग 9 बुक, 3 हिस्ट्री की, 3 पॉलिटी की, 3 ज्योग्राफी की। तो लास्ट टाइम में इन 9 बुक को रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही लिमिटेड होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग कॉपी लेकर के बैठें और शॉर्ट्स में अपने नोट्स को भी बनाते चलें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही आपको हेल्प करेगा ये चीज़। तो आज का हमारा शीर्षक है सौरमंडल में पृथ्वी। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सौरमंडल को देखेंगे और पृथ्वी को देखेंगे, ग्रह को देखेंगे, उपग्रह को देखेंगे, तारामंडल क्या होते हैं, सौरमंडल क्या होते हैं, आकाश गंगाएं क्या होती हैं, उपग्रह क्या होते हैं, चंद्रमा क्या होती है। सारे टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी वे में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम सब जो चांद को देखते हैं उसको हम डेली एक ही आकार में नहीं देख पाते हैं, यानी कि पूरा गोल हम नहीं देख पाते हैं। हम पूरा गोल सिर्फ महीने में एक बार ही देखते हैं, उस रात को हम पूर्णिमा की रात कहते हैं। अगर हम बात करें कि महीने में जो 30 दिन होते हैं, 30 दिन में हम 15 दिन तक चांद के विभिन्न रूपों को देखते हैं। जैसे कि चांद कभी कभी आधा दिखाई देता है हमें, कभी उससे हल्का बड़ा दिखाई देता है, कभी उससे भी हल्का बड़ा दिखाई देता है। यानी कि ये साइज
महीने में एक बार दिखाई देता है पूरा पूर्ण, जिसे हम पूर्णिमा की रात बोलते हैं। उसके बाद से इसका साइज जो होता है छोटा होते जाता है और ये छोटा होते होते 15 दिनों बाद ये गायब हो जाता है। हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो इस रात को हम अमावस्या की रात बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। हम आकाश में जितने भी वस्तुएं या चीज़ों को हम देखते हैं, जैसे कि सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, हम आकाश में रात में देखते हैं कि बहुत सारे तारे हमें दिखाई देते हैं। जैसा लगता है कि आसमान में हीरे जड़े हों, जैसे रंग बिरंगे पूरा आसमान रात में दिखाई देता है, जैसे लगता है कि लाइट जला हो। तो सारे पिंड जितने हमें दिखाई देते हैं सारे क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड के नाम से जाने जाते हैं। इन खगोलीय पिंडों में कुछ पिंड ऐसे होते हैं जो बहुत ही बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, यानी कि उसका विस्तार करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। सूर्य के जैसे हमारे आकाश में बहुत सारे तारे पाए जाते हैं जो कि सूर्य से भी साइज में, आकार में बड़े हैं, लेकिन वो दूरी होने के कारण वो हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं और हमें बहुत ही वो नग्न दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वास्तविक में अगर देखा जाए तो वो सूर्य से भी बड़े होते हैं, लेकिन दूरी होने के कारण वो हमें छोटा दिखाई पड़ते हैं। देखिए, यहाँ पर बात किया जा रहा है रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनके ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं। वे अत्यंत ही छोटे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े होते हैं तारे, लेकिन उनका जो ऊर्जा जो होती है हमें महसूस इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, इसलिए वो साइज में हमें बहुत ही छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब जैसे हम आकाश में उड़ते हुए रॉकेट को देखते हैं तो वो कितना छोटा दिखाई पड़ता है। अगर पास से देखा जाए रॉकेट को तो वो बहुत ही बड़े होते हैं, लेकिन दूरी के कारण हमें आकाश में उड़ते हुए बहुत ही छोटे दिखाई पड़ते हैं, जो कि नग्न बहुत ही दिखते हैं। वैसा ही तारे होते हैं, वो रियलिटी में सूर्य से भी बहुत ही बड़े हैं, लेकिन वो दूरी होने के कारण वो हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं और उनकी जो ऊष्मा है, उनका जो प्रकाश है, हमें महसूस नहीं हो पाता है। ओके, रात्रि में आकाश में देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। देखिए, आकाश में हम जब रात में तारे देखते हैं तो हम पाते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो तारे होते हैं वो आकृतियां बनाते हैं आसमान में। कभी कभी कोई कोई शेप में देखते हैं हम कि 4 या 5 तारे एक ही पास एकत्रित होकर एक प्रकार के आकृति का निर्माण करते हैं। तो इन्हीं आकृतियों को हम नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं और अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि यानी कि सप्त का अर्थ होता है 7 और ऋषि का अर्थ होता है संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर ये 7 तारों का एक प्रकार का एक समूह है, एक प्रकार की आकृति ये बनाते हैं जिसे हम अर्सा मेजर के नाम से जानते हैं। सप्त ऋषि के भी नाम से इसको हम जानते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय दिशा का जो निर्धारक होता था वो तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा जो होते थे उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ध्रुव तारा जो होता था प्राचीन में वो उत्तर के दिशा की तरफ होता था, क्योंकि प्राचीन में दिशा को जानने के लिए हमारे पास उतने साधन नहीं थे, तो लोग जो होते थे उस समय दिशा का वो अनुमान लगाते थे, वो तारों के सहायता से लगाते थे। और यहाँ पर ध्रुव तारा के अकॉर्डिंग वो लोग दिशा का पता लगाते थे। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो तारा होता था ये ध्रुव तारा होता था, जो कि उत्तर दिशा में हमेशा उगता था। इसी तारे की सहायता से प्राचीन में लोग जो होते थे वो दिशा का परीक्षण करते थे, क्योंकि वो प्राचीन में जो लोग होते थे वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते रहते थे। कभी कभी काम की तलाश में, कभी भोजन की तलाश में, कभी शिकार की तलाश में, कभी पानी की तलाश में, कभी नई नई
जगह की खोज की तलाश में वो लोग एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते रहते थे। इन सारे टॉपिक को हमने हिस्ट्री के वीडियोस में आपको बहुत ही आसानी से समझाया है। जो क्लास 6 एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री का जो बुक है कंप्लीट प्राचीन इतिहास बेस्ड है। हमने सारे चैप्टर को कंप्लीट करवाया हुआ है। अगर आप सब देखने में इच्छुक हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा। वहाँ से जाकर के आप अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं और जाकर के आप सब देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट के नाम से जानते हैं। ग्रह ग्रीक भाषा का प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। देखिए ग्रह जो होते हैं उनके पास अपने आकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे कि हमारा पृथ्वी है या जितने भी ग्रह होते हैं, जैसे बुध ग्रह हो गया, शनि ग्रह हो गया, अरुण ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया। कभी कभी आप पृथ्वी पर देखते होंगे शुक्र ग्रह जो उगता है शाम की तरफ में बहुत ही चमकीला दिखाई पड़ता है। वहीं हमारा शुक्र ग्रह है, उसके पास भी अपनी ऊर्जा नहीं होती है, लेकिन आप देखते होंगे कि वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो वो क्यों चमकता है? तो सूर्य के प्रकाश से वो चमकता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन उसके पास अपनी खुद की ऊर्जा और प्रकाश नहीं होती है। तो जितने भी ग्रह होते हैं उनके पास खुद की प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती है, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ फैक्ट पॉइंट को, कुछ रोचक तथ्य को। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां है। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस जो ग्रह हैं उनके चारों ओर एक प्रकार के छल्ले देखने को हमें मिलते हैं। अभी हम आगे देखते हैं, इसको बहुत ही हम डिटेल से आपको समझाएंगे। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। देखिए जैसे हमें शुक्र ग्रह शाम के टाइम में चमकता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वो एक प्रकार का ग्रह है, उसके पास अपनी प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती है, ऊष्मा नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो क्यों प्रतीत होता है? इसका अर्थ है कि वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, सूर्य के प्रकाश से वो चमकता हुआ हमें प्रतीत होता है, जो कि सूर्य के पास अपनी ऊर्जा और ऊष्मा दोनों है और सूर्य एक प्रकार का तारा है। वैसा ही अगर आप चांद पर जाइएगा तो चांद से अगर पृथ्वी को देखिएगा तो पृथ्वी भी आपको सूर्य की तरह चमकता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन पृथ्वी के पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश नहीं है, लेकिन फिर भी ये चमकता हुआ प्रतीत होगा अगर आप चांद से जाकर के इसको देखिएगा तो। ओके, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इन पिक्चर को अभी हम बाद में आते हैं। यहाँ पर अभी मैं आपको सिर्फ इतना दिखा देता हूँ कि ये देखिए, ये जो जितने छल्ले दिखाई दे रहे हैं साइड में, इसी को बोला गया है कि शनि जो ग्रह होता है। और एक और बोला गया था, आपको दिखाते हैं। इसमें भी दिखा नहीं रहा है, लेकिन 3 ग्रहों के पास बृहस्पति, शनि और यूरेनस, 3 ग्रहों के पास छल्ले बने हुए होते हैं, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस। ओके, वह भी इस पिक्चर पे आएंगे। अभी पहले हम आगे देखते हैं, इस पिक्चर को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। पहले आगे हम थोड़ा सा जान लेते हैं जानकारी। देखिए चंद्रमा भी एक प्रकार का उपग्रह है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए जैसे ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे ही उपग्रह भी होते हैं जो कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है जो कि पृथ्वी का उपग्रह माना जाता है। यहाँ पर फैक्ट एक देख लेते हैं कि आप जानते हैं सूर्य के परिवार को सौरमंडल सोलर सिस्टम कहा जाता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, सूर्य का जो परिवार होता है उसको सौरमंडल के नाम से जानते हैं। और इस सौरमंडल में क्या क्या आते हैं यहाँ पर देख लीजिए। सूर्य आता है, 8 ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं तथा कुछ खगोलीय पिंड आते हैं जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। ओके,
हम देख लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत ही बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें वो बहुत ही नज़दीक दिखाई पड़ता है। आप सब देखते होंगे सूर्य ऐसे लगता है कि हमारे कितने नज़दीक है, लेकिन वो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी से वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ओके, इन फैक्ट्स, इस सारे फैक्ट को आप कॉपी में नोट करते चलिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। इस बात को आप सब ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक फैक्ट पॉइंट को देख लेते हैं। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना। ओके, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम समझ लेते हैं ग्रह के बारे में। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अब हम चलते हैं उस पिक्चर पे, अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा यहाँ पर सूर्य है और इसमें से आधा पार्ट्स को काटा गया है। इसके जितना आपको ये सारे चीज़ें यहाँ पर जितने भी चीज़ें आपको दिख रही है, ये सारे इसके अपोजिट भी है। ये सारी चीज़ें यानी कि इधर भी आपको देखने को मिलेगी। ये आधा पॉइंट है, ये राइट साइड दिख रहा है, इसके लेफ्ट साइड भी सेम ऐसा ही पिक्चर इधर भी बनेगा। ये आधा काट करके आपको समझाया जा रहा है। देखिए, ये सूर्य है हमारा और बोला जा रहा है दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति। तो देखिए, सूर्य के पास जो सबसे पास है वो बुध ग्रह होता है, जो कि मरकरी के नाम से जानते हैं इसको। उसके आगे जो सेकंड जो ग्रह आता है वो हमारा शुक्र ग्रह आता है, जो कि वेनस होता है। तीसरे नंबर पर हमारा जो ग्रह आता है खुद का पृथ्वी आता है, इसमें हम लोग रहते हैं। चौथा ग्रह आता है मंगल ग्रह, मार्स ग्रह, इसको भी आप नाम जानते होंगे। पांचवा ग्रह आता है हमारा, ध्यान में रखिएगा, ये सारे दूरी के हिसाब से बताया जा रहा है। ये बृहस्पति हो जाएगा पांचवा ग्रह, छठा ग्रह हो जाएगा हमारा शनि, और सातवां ग्रह हमारा हो जाएगा यूरेनस, और आठवां ग्रह हमारा हो जाएगा यहाँ पर नेपच्यून। देखिए, यहाँ पर आप फैक्ट कुछ पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा या ध्यान में रखिएगा। सूर्य का सबसे नज़दीक का जो ग्रह होता है वो बुध को माना जाता है, और हमारा जो पृथ्वी की जो स्थिति है वो तीसरे नंबर की है, और शुक्र की जो स्थिति है वो दूसरे नंबर पे है। और शुक्र और पृथ्वी का जो साइज है वो लगभग सेम होती है, इसलिए पृथ्वी की बहन मानी जाती है शुक्र को। कभी कभी शुक्र जो होता है ग्रह पृथ्वी का जुड़वा भी बोला जाता है, या पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है, क्योंकि ये लगभग दोनों ग्रह समान ही हैं साइज में और शेप में भी। ओके, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर बोला गया था शनि, बृहस्पति और यूरेनस, इन तीन जो ग्रह हैं इनके चारों साइड हमें छल्ले दिखाई देते हैं। यहाँ पर इन दोनों में भी नहीं दिखाया गया है, बट तीनों ग्रह में साइड में छल्ले हमें देखने को पड़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक पॉइंट और है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये सारे पॉइंट को आप देख लीजिएगा, नोट्स बुक में दिया हुआ है। बुध जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन जो करता है वो 59 दिन में पूरा कर लेता है। शुक्र ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जो 255 दिन में पूरा करता है, और अपने अक्ष पर वो 243 दिनों में पूरा कर लेता है। पृथ्वी की अगर बात की जाए तो 365 दिनों में सूर्य का एक परिक्रमा करता है, जिसे आप वर्ष के नाम से जानते हैं। 365 दिन में यह सूर्य का परिक्रमा पूरा करता है, और अपने अक्ष पर, अपने घूर्णन पर वो एक दिन में 24 घंटे में घूमता है। अगर एक्चुअल देखा जाए तो ये 24 घंटे नहीं होते हैं, इसमें 6 मिनट कम होते हैं, और ये 6 मिनट साल में एक दिन आगे बढ़ जाता है, जो कि हमें लीप वर्ष के नाम से जानते हैं, जो कि जो फरवरी महीना होता है हमारा 29 दिन का बढ़ जाता है।
तो इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया हूँ। तो आप सब इस सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं और आप सब इसको पढ़ करके समझ लीजिएगा। अभी हम वीडियो में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको आप सब देख लीजिएगा। अब यहाँ पर एक ट्रिक दी हुई है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने का आसान तरीका। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड यूएस नट्स। भाई ये क्या ट्रिक है, इतना ट्रिक दोस्तों आप सब याद नहीं कर पाइएगा। तब मेरा अकॉर्डिंग या मेरा अपना ओपिनियन है, आप सब को अगर अच्छा लगेगा तो आप सभी फॉलो कर सकते हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एम यहाँ पर पकड़िए, एम वेम, एम को पकड़िए, फिर वेम को पढ़िए, फिर जे, फिर सन, एम वेम जे सन, एम वेम जे सन। यहाँ पर एम को आप गोला करिए और जे को भी आप गोला करिए। आप यहाँ पर याद करिए एम वेम जे सन, एम वेम जे सन। तो आप इनको याद कर सकते हैं। एम से हो जाएगा मरकरी, बी से हो जाएगा आपका वेनस, ई से आपका अर्थ हो जाएगा, एम से आपका मार्स हो जाएगा, जे से आपका जुपिटर हो जाएगा, एस से आपका सटर्न हो जाएगा यानी शनि हो जाएगा, यू से आपका यूरेनस हो जाएगा, एन से आपका नेपच्यून हो जाएगा। इस तरह आप याद कर सकते हैं। एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए, एम वेम जे सन। आप ऐसे ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। देखिए, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। देखिए, सौर मंडल के जो 8 जो ग्रह हैं सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये जो रास्ता होता है वो दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। इन रास्तों को हम कक्षा के नाम से जानते हैं। इनको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर हम कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इन फैक्ट को आप याद रख लीजिएगा। आर्यभट्ट जो थे प्राचीन प्रसिद्ध एक खगोल शास्त्री हुआ करते थे, और खगोलीय पिंड का जो लोग अध्ययन करते हैं उन्हें खगोल शास्त्री के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। वहीं अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी को कितने दिन लगते हैं, अभी हमने बताया था ऊपर आपको, अभी आप कमेंट में टाइप कर दीजिए। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान होती है। अभी हमने आपको ऊपर में बताया था इसके बारे में। ओके, सिरका तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। इनको आप ध्यान में रखिएगा। सिरका तथा प्लूटो जो ग्रह होते थे उन्हें बौने ग्रह के दर्जा दिया गया था। अब हम देख लेते हैं पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमने आपको अभी बताया था दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यहीं आकार की बात करिएगा तो पृथ्वी जो है वो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। देखिए, बात किया जा रहा है पृथ्वी की, तो पृथ्वी सौरमंडल का, पूरे सौरमंडल का ये सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन उपलब्ध है। और जीवन जीने के लिए जीवों को जितना आवश्यकता होती है, जो भी गैस की आवश्यकता होती है, जो भी वायुमंडल की आवश्यकता होती है, जो भी पर्यावरण की आवश्यकता होती है, वो सारी परिस्थितियाँ जो है वो पृथ्वी पर मौजूद है। इसलिए इसे पूरे सौरमंडल का एक अद्भुत ग्रह माना जाता है जिसपे जीवन संभव है। ओके, अगर अंतरिक्ष से हम देखें पृथ्वी को, तो पृथ्वी जो है हमें नीला दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। इसलिए इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अगर आप सब अंतरिक्ष में जाइएगा तो अगर वहां से देखिएगा पृथ्वी को, तो पृथ्वी जो है नीला दिखाई पड़ेगी, हमें नीला दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 जो भाग है वो पानी से ढके हुए हैं। इसलिए हमें ये जो ग्रह है नीला दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को।
देखिए, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। आप सोच सकते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन इसके बावजूद भी सूर्य का जो प्रकाश होता है वो हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूर्य जो है, जो हमें बहुत ही पास दिखाई पड़ता है, वो पृथ्वी से कितना ज़्यादा दूर है। एक अनुमान के तौर पर बताया गया था कि ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें लगता है कि उससे भी ज़्यादा दूर है ये। ओके, यहाँ पर एक और रोचक तथ्य को देख लेते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे। यानी कि 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। ओके, इन फैक्ट को आप याद रखिएगा और ध्यान में रखिएगा। अब हम देख लेते हैं चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत ही नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। देखिए, यहाँ पर ये जो पिक्चर दिखाया जा रहा है आपको, ये अंतरिक्ष से लिया गया एक चांद का फोटो है। चंद्रमा जो है जिसको हम देखते हैं, ये हमारे पृथ्वी से बहुत ही नज़दीक है। लगभग 3,84,000 किलोमीटर एवरेज ये हमसे दूर है। इसलिए हमें ये बहुत ही नज़दीक दिखाई पड़ता है, बहुत ही बड़ा दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये हमसे बहुत ही नज़दीक है। यहाँ पर कुछ फैक्ट है, देख लेते हैं। उपग्रह के बारे में दिया गया है। एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए, बात किया जा रहा है कि उपग्रह जो होते हैं वो भी एक खगोलीय पिंड है। हमने आपको बताया था ऊपर ही कि खगोलीय पिंड में वे सारे वस्तु आ जाते हैं जो भी सौरमंडल में मौजूद हैं, जो भी हमें दिखाई पड़ते हैं रात्रि के समय, सारे खगोलीय पिंड के नाम से जाने जाते हैं। उसमें एक खगोलीय पिंड उपग्रह जो है, यह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे कि ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ओके, एक होता है मानव निर्मित उपग्रह। एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा स्थापित कर दिया जाता है। देखिए, आपको मैं समझाना चाहता हूँ, ये एक प्रकार का रॉकेट होता है मानव निर्मित। जो पूरा होते हैं इसे मानव ने ही बनाता है। अभी आपने देखा होगा कि मार्स पे यानी कि मंगल ग्रह पे अभी एक्सपेरिमेंट चल रही है। वहाँ पर पता लगाया जा रहा है कि वहाँ पर जीवन संभव है या नहीं है। तो वो सारे जो प्रेक्षण होते हैं, यानी कि हमें कभी चांद के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करनी होती है या चांद के बारे में हम खोज करते हैं, तो ऐसे ही एक प्रकार के रॉकेट जो होते हैं मानव निर्मित कृत्रिम पिंड एक बनाए जाते हैं, जो कि इन्हें चंद्रमा या मार्स या जो भी ग्रह के बारे में हम जानना चाहते हैं वहाँ पर इनको भेजा जाता है, वहाँ पर इन्हें लैंड कराया जाता है, क्योंकि इंसान को जाना वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। कुछ ऐसा दिखता है जब इसको स्टार्टिंग पॉइंट से उड़ाया जाता है, लेकिन आगे चल करके ये 2 पार्ट में अलग हो जाता है। 2 पार्ट इसके अलग हो जाते हैं, सिर्फ इतना ही आगे बढ़ता है। फिर आगे जब ये जाता है, बहुत जब करीब होता है, तो इसमें से ही बहुत सारे पार्ट्स होते हैं टूट करके बाहर हो जाते हैं। सिर्फ इतना पार्ट्स ही वहाँ पर लैंड करता है जहाँ पर हम इसको लैंड कराना चाहते हैं। और ये इसके अंदर एक कैमरा लगा होता है, जो कि इस कैमरे से वो सारी चीज़ों को वहाँ पर वही रिकॉर्ड करता है और ये चीज़ें बाद में मनोवैज्ञानिक इसको देख पाते हैं। ओके, अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह भी हैं जिन्हें हम इनसेट, IRS, एडुसैट इत्यादि के नाम से हम जानते हैं। ओके, चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इसको आप सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये। अभी जो 2026 में जो सीटेट हुआ है,
तो 7 फरवरी का आप पेपर उठा करके देख लीजिएगा एसएसटी का, वहाँ पर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस पूछा गया था कि जो पृथ्वी चंद्रमा जो होती है वो पृथ्वी के चक्कर कितने दिन में पूरा करती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 दिन। आप सब पीवाईक्यू क्वेश्चंस को उठा करके आप देखिएगा। और जैसे ही ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, थ्योरी क्लासेस जैसे ही समाप्त होती है, हम चैप्टर वाइज इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाएंगे कंप्लीट। 2011 से लेकर के 2026 तक जितने भी पेपर हैं प्रीवियस ईयर के सारे हम चैप्टर वाइज में हम कंप्लीट करेंगे उसको। चंद्रमा की जो परिस्थितियाँ जो है वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। अभी हमने देखा था कि पूर्णिमा जब होती है, पूर्णिमा में चंद्रमा का कितना पार्ट हमें दिखाई पड़ता है, अभी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम पूरा उसको गोल देख पाते हैं पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को, और एक पार्ट्स को हम देखते हैं, उसके जो पीछे का जो पार्ट्स होता है उसको हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि वहाँ पर छाया बन जाता है। ओके, यही यहाँ पर ये बोला जा रहा है। अब हम देख लेते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में कि क्षुद्र ग्रह आखिरकार क्या होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रह से टूट करके ये अलग हो गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं एक पिक्चर दिखाया गया है क्षुद्र ग्रह का। ये टुकड़ा है, एक प्रकार के टुकड़े होते हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत साल पहले अंतरिक्ष में विस्फोट हुआ था और विस्फोट में ग्रह के ही ये टुकड़े हैं जो कि अभी भी अंतरिक्ष में मौजूद हैं और बृहस्पति और मंगल के बीच में इनको देखा जा सकता है। और ये भी चारों ओर सूर्य का चक्कर ये भी लगाते हैं, जैसे कि ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य का, वैसे ये भी चक्कर लगाते हैं। आपको हम दिखाते हैं ये कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका बृहस्पति ग्रह हो गया, अभी मैंने आपको बताया था बृहस्पति ग्रह हो गया, यहाँ पर ये मंगल ग्रह हो गया। और यहाँ पर बोला भी गया है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में ये देखिए यहाँ पर क्षुद्र ग्रह की पट्टी यहाँ पर दिखाई आपको पड़ रही है। ठीक है, ये जो पट्टी है यही है क्षुद्र ग्रह, जो कि ये भी इन ग्रहों की तरह ये भी सूर्य का पूरा परिक्रमण ये भी करते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं उल्का पिंड क्या होते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी कोई उल्का पिंड जो होता है पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं और जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। देखिए उल्का पिंड जो होते हैं ये भी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि सूर्य के चक्कर ये भी लगाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि अधिक घर्षण के कारण ये जल जाते हैं ऑटोमेटिक और पृथ्वी पर ये गिरते हैं, जलते हुए ये गिरते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ये बिना जले ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं और ये इतने भारी होते हैं भाई कि जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो वहाँ पर बहुत ही बड़े गड्ढे बन जाते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं आकाश गंगा क्या होती है। यह लाखों तारों का समूह है, यह पट्टी आकाश गंगा कहलाती है और आकाश गंगा को हम मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। अभी आपने देखा था कि सौरमंडल कितना बड़ा हो सकता है, जिसके अंदर सूर्य मौजूद होता है, 8 ग्रह मौजूद होते हैं, उपग्रह मौजूद होते हैं, उल्का पिंड मौजूद होता है, क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं। इतने इतने सारे पिंडों को मिला करके हमारा सौरमंडल का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है कि ऐसे ऐसे सौरमंडल जो है आकाश गंगा में लाखों मौजूद हैं और उन्हीं का एक भाग है हमारा सौरमंडल। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो आकाश गंगा जो है वो कितना बड़ा होगा। आकाश गंगा जो है करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ऐसे ऐसे लाखों आकाश गंगाएं जो होती हैं वो मिल करके पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं एक फैक्ट और है, पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। देखिए इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं यहाँ पर हम हैं। आगे बढ़िएगा तो ये पृथ्वी के अंदर हम हैं,
उसके बाद पृथ्वी जो है वो सौर मंडल के अंदर आता है। सौर मंडल जो है आकाश गंगा के अंदर आता है। आकाश गंगा जो है पूरे ब्रह्मांड के अंदर आता है। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो दुनिया है कितनी बड़ी है। इसकी इमेजिन भी हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं कि कितना बड़ा ये है। तो यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस हैं इनको हम देख लेते हैं। ग्रह और तारों में क्या अंतर है? देखिए, ग्रह वे होते हैं जो जिनके पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और तारों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा दोनों होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चंस क्लियर होता है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल में बहुत सारे पिंड हमें दिखाई मिल पड़ते हैं, जो कि उसमें ग्रह आ जाता है, सूर्य आ जाता है, उपग्रह आ जाते हैं और भी बहुत सारे पिंड आ जाते हैं। इन सारे पिंडों को मिलाकर के सौरमंडल का निर्माण होता है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। इसको आप कमेंट करिएगा। सारे ग्रहों के नाम सूर्य से दूरी के हिसाब से। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है और जीवन के लिए हर वो परिस्थिति मौजूद है जो कि एक मानव को या जीवित प्राणी को चाहिए। ये सारे मौजूद हैं पृथ्वी पर, इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह के नाम से जाना जाता है। हम हमेशा चांद से एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि एक जो पार्ट होता है वहाँ पर छाया बनी होती है जिससे हम नहीं देख पाते हैं। ओके, ब्रह्मांड क्या है? ते लाखों आकाश गंगाओं का एक समूह है और हमारा जो सौर मंडल है वो आकाश गंगा का एक पार्ट है। ओके, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको सूर्य हो जाएगा। सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो अभी आपको बताया था, ये आपको पृथ्वी हो जाएगा। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो आपको उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, जो कि अभी हमने बताया था, ऊपर में पढ़ा था कि प्राचीन के जो लोग होते थे वो ध्रुव तारा के हिसाब से दिशा का परीक्षण करते थे। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? इसको आप कमेंट करके बताइएगा। खाली स्थानों को भरे। सौर मंडल का एक समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे सूर्य कहते हैं। ओके, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाश गंगा कहते हैं। अभी हमने बताया था कि तारों की एक बहुत बड़ी, जो कि लाखों तारों का समूह होता है, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। सूर्य जो होता है पृथ्वी के सबसे करीब है। यहाँ पर आपका सूर्य हो जाएगा पृथ्वी के सबसे करीब है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह, तो आपको यहाँ पर पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे नजदीक का तीसरा ग्रह आपका हो जाएगा। ग्रहों के पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। यहाँ पर प्रकाश हो जाएगा और यहाँ पर ऊष्मा हो जाएगा। ये दोनों ग्रहों के पास नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक दो लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। और जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।